जय श्री राम, जय माता दी। सो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट है। आगे लिखा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ पर लाइंस को ड्रॉ करके हमें वहां से उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तभी हम उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका मतलब क्या है, उस केस में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के या तो वन सॉल्यूशन है या फिर वन से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं। सो चलिए अब हम अपना फर्स्ट पार्ट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम रेशियोज को देखकर ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है एंड कौन सा इनकंसिस्टेंट है। सो हमारे पास सबसे पहला केस होता है जब हमारा a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशंस के लिए जो लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एंड अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका मतलब है एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इस केस में लीनियर इक्वेशन का। एंड जब एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है किसी लीनियर इक्वेशन का तो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के तो इसका मतलब है वो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। एंड सेकेंड केस होता है हमारे पास जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के एंड इक्वल हो जाए c1/c2 के। तो इसका मतलब है जो लीनियर इक्वेशंस होंगी इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन यहाँ पे बनी, इसी के ऊपर सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन भी बन गई। तो इसका मतलब है कॉमन ही कॉमन पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे तो इसका मतलब है इस केस में लीनियर इक्वेशंस के लिए इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो उस लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। देन अब थर्ड केस होता है हमारे पास जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के एंड वो इक्वल ना हो c1/c2 के। तो इसका मतलब है लाइंस पैरेलल बनेंगी एंड इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन इस केस में बनेंगे। एंड जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन में से, कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। b1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y, इसके साथ भी हम 1 मान लेते हैं तो b1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। a2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2, b2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 2, c2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10। तो अब हम रेशियोज को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे a1/a2 यानी कि 1/2, b1/b2 यानी कि अगेन 1/2, देन c1/c2 यानी कि 5/10। सो इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के एंड इक्वल है c1/c2 के। तो अब हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एंड ये हमारे पास कौन सा केस होता है जब लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Therefore पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने होंगे ग्राफिकली। सो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में से दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, यानी कि x एंड y की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में मैं x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड करूंगी। आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँ x की वैल्यू 1 तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 5 इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 + 1 विच इज 6। तो यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी मेरे पास y की वैल्यू 6 आ गई। देन यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू 4
तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, मैं x की जगह 4 पुट करूँगी प्लस y इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू 5 माइनस 4 1। तो जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट करी मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई। सो अब हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसमें से ये जो 2x प्लस 2y है यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा हमारे पास x प्लस वाई एंड इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ये इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये सेम वही इक्वेशन है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो सेम पॉइंट्स हम यहाँ पे भी इसके निकाल लेंगे जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में से निकाले हैं। तो अब मैंने यही सेम पॉइंट्स को निकाल कर यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को टेबल में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस पर 1 है एंड y एक्सिस पर 6 है। x एक्सिस पर 1 यानी यहाँ से लेकर y एक्सिस के 6 तक, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा एंड यही पॉइंट हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जब x एक्सिस पर 4 है तब y एक्सिस पर 1 है। x एक्सिस पर 4 यानी कि यहाँ से y एक्सिस के 1 तक, यही पॉइंट हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशंस भी लिख ली हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस बनी हैं, यानी कि एक के ऊपर एक लाइंस बन चुकी हैं। तो जो भी मैं पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालूंगी वही सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। तो यहाँ पे इस केस में मैं लिखूंगी सिंस द लाइंस आर कोइंसिडेंट इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, कि यहाँ पे क्योंकि जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट है तो यहाँ पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पे इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। एंड यहाँ पे मैंने उन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल भी लिख दिया है जो हमने ग्राफ पर फाइंड करे हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं। सो अब सेकंड पार्ट में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1, b1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ y, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, बट वो माइनस का 1 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे c1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8, a2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 3, b2 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि -3 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी 16। अब हम यहाँ पे रेशियोज को कंपेयर करने के लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे a1 अपॉन a2 यानी कि 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 यानी कि -1 अपॉन -3, यहाँ पे माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल होकर ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। c1 अपॉन c2 यानी कि 8 अपॉन 16, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ये हमारे पास कौन सा केस होता है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन की नो सॉल्यूशंस होते हैं एंड अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब इस केस में लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब इनकी जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पर वो पैरेलल बनेंगी एंड इनका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं फाइंड कर सकते। सो इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।